नमस्कार। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, तारानगर। राजेश लखेरा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज अपना टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म अर्थात समावयवता। समावयवता क्या होती है कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, लेकिन या तो भौतिक गुण या फिर रासायनिक गुण या दोनों गुण धर्मों में भिन्नता रखते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। अर्थात मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन भिन्नता किसमें होगी, या तो केमिकल प्रॉपर्टी में या फिजिकल प्रॉपर्टी में या दोनों प्रॉपर्टी में, यानी कि भौतिक गुणधर्म या रासायनिक गुणधर्म या दोनों गुणधर्मों में भिन्नता रखेंगे, एक दूसरे के समावयवी कहलाएंगे और इस गुण को क्या कहेंगे, समावयवता, आइसोमेरिज्म कहेंगे। आइसोमेरिज्म को अपने इस चार्ट इस कितने प्रकार की आइसोमेरिज्म होती है इस चार्ट से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का अर्थ है संरचनात्मक समावयवता। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता के लिए क्या होगा कि संरचना भिन्न होगी, यानी स्ट्रक्चरल अलग होगी, अणुसूत्र समान हो और संरचना अलग हो, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल डिफरेंस। मोलिकुलर फॉर्मूला तो सब में ही सेम होगा, एक दूसरे के आइसोमर है तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, लेकिन जिसमें डिफरेंस होगा उसके आधार पर वो अलग अलग प्रकार की आइसोमेरिज्म हो जाएगी। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है तो स्ट्रक्चर में भिन्नता होगी, यानी कि संरचना में भिन्नता होगी, और इसको फिर आगे 6 भागों में बांटा गया है। जैसा जिसमें भी भिन्नता है, जैसे चेन आइसोमेरिज्म है तो कार्बन की चेन में भिन्नता है, कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता है, तो इसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी की स्थिति में भिन्नता हो, क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी की स्थिति में भिन्नता हो, यानी कि फ्रैक्शनल ग्रुप या फिर प्रतिस्थापी है उसकी स्थिति में भिन्नता है, पोजीशन में भिन्नता है। क्रियात्मक समूह अलग अलग हो तो वो क्या हो जाएगा, क्रियात्मक समूह समावयवी। क्रियात्मक समूह के दोनों ओर जुड़े हुए समूह में भिन्नता हो तो उसे कहेंगे मध्यावयवता। चलावयवता एक प्रकार की क्रियात्मक समूह समावयवता कई प्रकार है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का ट्रांसफर होने से जैसे कीटोइनोल समावयवता है, कीटोइनोल तो अपने पढ़ेंगे। टोटोमेरिज्म चलावयवता। कई जन जाकत है कोई कहेंगे कि नहीं कद जानो पड़े टोटे के अंदर टोटो आ जा का टोटो बड़ो खोटो, तो टोटे में हाइड्रोजन बेचारो किन्ने जावे गो चाल गई, वो टोटोमेरिज्म में। हाँ ये पूरा पढ़ेंगे, बड़ा ही आनंद आएगा, बड़े फनी तरीके से अपने पढ़ेंगे, बड़ा आनंद आने वाला है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में जैसे मान लो कोई सीधा मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाए, इस प्रकार से रिंग बन जाए, कोई चक्कर बन जाए, तो उसको क्या कहेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अपने पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पूरी आइसोमर दो आइसोमर है तो उसके लिए पहली कंडीशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन जिनमें भिन्नता है उसके आधार पर फिर आइसोमेरिज्म के प्रकार हो गई। यदि स्ट्रक्चर में भिन्नता है, संरचना में भिन्नता है तो उसका नाम पड़ गया संरचनात्मक समावयवता। चैन में भिन्नता है, चैन में भिन्नता का दिखाएं अपने बनाकर कि ये कार्बन कितने कार्बन की चैन है, 4 कार्बन की चैन आपको दिखाई दे रही है, और अब ये कितने कार्बन की चैन होगी, ये इस प्रकार से 4 कार्बन की चैन थी, अब कितने की होगी, है टोटल कार्बन तो 4 ही है लेकिन चैन कितने कार्बन की है, मुख्य कार्बन श्रृंखला
3 कार्बन की। तो ये इस प्रकार के समावी होते हैं, वो एक दूसरे के चैन आइसोमर होते हैं। अपने विस्तार से पढ़ने वाले हैं, पहले थोड़ा सा इनका आइडिया लेते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है और इसी प्रकार से वर्गीकरण क्यों किया गया है, अन्य तरीके से वर्गीकरण क्यों नहीं किया गया। तो ये नाम जैसा नाम है वैसा ही काम है इनका। पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होगा, या तो क्रियात्मक समूह है या फिर प्रतिस्थापी की पोजीशन में भिन्नता होगी, तो इसे क्या कह देंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन में भिन्नता का अर्थ है, जैसे मान लो ये इस प्रकार का कोई एल्कोहल था जिसमें ये टर्मिनल कार्बन पर OH जुड़ा हुआ था और हाइड्रोजन की पूर्ति तो अपने कर ही लेंगे। जैसे यहाँ पर एक संयोजकता पूरी है, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन 3 लगनी है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 लगनी है, यहाँ पर फ्री हाइड्रोजन 2 लगनी है। अब ये क्रियात्मक समूह है, ये फ्रैक्शनल ग्रुप है, इसकी पोजीशन में भिन्नता हो जाएगी, पोजीशन में भिन्नता हो जाएगी तो कहाँ आ जाएगा भाई, ये मान लिया कि आ गया ये 2 नंबर कार्बन पर है। तो ये किस में भिन्नता है, क्रियात्मक समूह है, यानी कि फ्रैक्शनल ग्रुप में की पोजीशन में भिन्नता हो गई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी कि OH की स्थिति बदल गई तो इसलिए इसका नाम पड़ गया स्थिति समवेता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या क्रियात्मक समूह की स्थिति बदलती है, डबल बंद ट्रिपल बंद की भी बदल सकती है। जैसे देखो मान लो डबल बंद यहाँ है और अगली बार डबल बंद यहाँ आ जाए तो ये किसकी पोजीशन बदल रही है, डबल बंद की, तो ये एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर है। कौन से आइसोमर है ये, पोजीशन आइसोमर। बता सकते हैं अपने कार्बन की संयोजकता तो पूर्ण कर ही सकते हैं, अपने एक संयोजकता पूरी है तो हाइड्रोजन 3, यहाँ पर बोलो हाइड्रोजन कितने, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन लगाना तो आप सभी विद्यार्थी गण जानते हैं। यहाँ पर डबल बंद था, डबल बंद की पोजीशन बदली तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। पर ध्यान ये देना कि कार्बन की संख्या समान है, हाइड्रोजन की भी समान होगी, तो एक दूसरे की क्या है, पोजीशन आइसोमर, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन क्या अंतर है, डबल बंद की पोजीशन में अंतर है। यहाँ पर डबल बंद यहाँ था और डबल बंद में चेंज हुआ तो कौन से प्रकार की समावी बन गई, पोजीशन आइसोमर। तो इस प्रकार से ये पोजीशन आइसोमर। क्रियात्मक समूह समावी फ्रैक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या होते हैं, यानी कि क्रियात्मक समूह ही बदल जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे लेकिन क्रियात्मक समूह बदल जाए। ऐसा कब, कहां, कैसे, क्यों देखने को मिलता है, देखो ये देखो, बता सकते हो कि ये क्या चीज है, ये एथाइल अल्कोहल है, ये एथाइल अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल है। अब है तो ये अल्कोहल, इसका फ्रैक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है। और अब देखो इसका क्रियात्मक समूह समावी क्या बन सकता है, ईथर। इसका क्रियात्मक समूह समावी बन गया ईथर। तो ये अल्कोहल था, ये क्या है, ईथर है। क्रियात्मक समूह में भिन्नता है या नहीं, क्रियात्मक समूह अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कार्बन 2 इसमें है, कार्बन 2 इसमें, ऑक्सीजन 1 इसमें, 1 इसमें है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फ्रैक्शनल ग्रुप अलग अलग, तो कौन से समावी हो जाएंगे, फ्रैक्शनल ग्रुप आइसोमर। जैसे एक एग्जांपल और देखो, CH3CN मैथिल साइनाइड और CH3NC मैथिल आइसोसाइनाइड, तो ये कौन से समावी हैं,
देखो साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्रियात्मक समूह है, इसमें CN है, इसमें NC है, तो ये भी एक दूसरे के कौन से समायोगी है, फ्रैक्शनल ग्रुप आइसोमर। FGI क्या है, फ्रैक्शनल ग्रुप है आइसोमर, क्रियात्मक समूह समायोगी है, यानी क्रियात्मक समूह में भिन्नता हो। तो इसको आगे डिटेल से तो आगे पढ़ेंगे, एक बार तो समझ रही है। मध्यावयवता मेटामेरिज्म, मध्यावयवता को समझो ध्यान से। मेटामेरिज्म क्या होता है, जैसे देखो मेटामेरिज्म क्या होता है, देखो और पहचानो कि व्हाट इज दिस वे। देखो और पहचानो कि क्या सौदा है ये। पहले देखने से पता चला कि इसमें तो क्रियात्मक समूह है, ये है O। क्या है ये, O, ये तो ईथर है, ये तो ईथर निकली। और कौन सी ईथर, एथाइल, एथाइल। तो कौन सी ईथर है ये, डाई इथाइल ईथर। इसका नाम आपने पढ़ा था डाई इथाइल ईथर, ये डाई इथाइल ईथर है। अब देखो इसका एक और बनाइए अपने CH3, ये CH2 इधर भेज दें, ऑक्सीजन को बुला लेके ऑक्सीजन तू इधर आ जा, CH2 तू इधर चला जा। तो CH2 बेचारे ने बात मान ली, ऑक्सीजन इधर आ गया, CH2 इधर चला गया। तो अब देखो एक तरफ 3 कार्बन वाला समूह है, एक तरफ मिथाइल समूह। पहले एथाइल था, मिथाइल क्रियात्मक समूह के दोनों ओर समूह में भिन्नता है। एक एग्जांपल और बनाकर दिखाता हूं मैं इसी का ही, आइसोप्रोपाइल समूह, इस समूह को का नाम बताया था आइसोप्रोपाइल। एक तरफ आइसोप्रोपाइल, एक तरफ मेथाइल, इधर मेथाइल और इधर नॉर्मल प्रोपाइल, इधर एथाइल और इधर एथाइल। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का ही समान है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का ही बिल्कुल समान है। अंतर कहां है, अंतर है क्रियात्मक समूह के दोनों ओर समूह में भिन्नता है, फ्रैक्शनल ग्रुप के दोनों ओर के समूह में भिन्नता है। यानी कि क्रियात्मक समूह मध्य में बैठा है, आसे पासे भिन्नता है, तो इसको क्या कहेंगे, क्रियात्मक समूह मध्य में बैठा था और अपने दोनों ओर एल्किल समूह में भिन्नता थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बोलो, मध्यावयवता। शाबाश, सबके ध्यान में आया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो मध्यावयवता कि मेटामेरिज्म क्या होती है। कि मध्यावयवता और भी दर्शा सकते हैं कि हाँ बिल्कुल आपने सुना होगा कि ये क्या चीज है, RNH2, ये क्या चीज है, एल्किल एमीन, ये प्राथमिक एमीन है। कौन सी एमीन है, प्राइमरी एमीन। अब देखो आपको सेकेंडरी एमीन बनाना हो तो RNHR या R डैश, ये कौन सा एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, द्वितीयक एमीन है। और H हटाकर एक R और लगा दें तो तृतीयक एमीन है। तो अपने द्वितीयक एमीन की बात करते हैं, सेकेंडरी एमीन की। यहां पर NH लगा दें तो दोनों तरफ अलग अलग, अब तो सेम है, लेकिन इसमें इसमें तुलना करें अपने, तो इसमें जैसा है वैसा इसमें है क्या, नहीं, नहीं है, तो ये क्या एक दूसरे के मेटामर है। इसी प्रकार से इसमें और इसमें भी सेम नहीं है, तो ये भी मेटामर है और ये भी आपस में मेटामर है, यानी कि ये एक दूसरे के तीनों क्या है, मेटामर है, मध्यावयवी है। क्योंकि मध्य में जो क्रियात्मक समूह है उसके दोनों ओर एल्किल समूह में भिन्नता है। ऐसी कंडीशन हो तो आप इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को क्या कहेंगे भाई, मध्यावयवता, मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म
बहुत ही सरल काम हो गया ना, आप आराम से बता सकते हो मेटामेरिज्म को। इसके बाद बात करते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म पाई जाती, टोटोमेरिज्म को कहा जाता है चलाव्यता। टोटोमेरिज्म को क्या कहा जाता है? चलाव्यता। चलाव्यता क्या होती है? चलाव्यता के अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन, जैसे आप देखो और बताओ कि व्हाट इज दिस? ये बताओ, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? बोलो बोलो, एल्डिहाइड है या कीटोन है? नहीं, ये न तो कोई एल्डिहाइड है, नहीं ये कोई कीटोन है। ये सम्मिलित रूप से है, इसे एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। इसे कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह है। अब देखो, इसके मत लगा दिया मैंने दो एल्किल समूह, दोनों मिथाइल समूह लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया? क्या बना बोलो? टोन। कौन सा टोन? एसीटोन। कैसीटोन है ये? एसीटोन है। तो ये बन गया एसीटोन। अब देखो, क्रियात्मक समूह फैक्शनल ग्रुप ये है, और फैक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को, फैक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। तो अल्फा कार्बन कौन सा है? ये वाला और ये वाला। तो फैक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ये सभी 6 क्या है? सभी की सभी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन में टोटोमेरिज्म कैसे होगी? ये सभी अल्फा हाइड्रोजन है, मैं एक हाइड्रोजन को अलग से दर्शा दूं कि ये रही एक हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 था, एक हाइड्रोजन को अलग से दर्शा दिया और 2 हाइड्रोजन यहीं बैठी है। अब ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए? ऐसा हो जाए। देखो ऐसा कैसे? ये बंद टूट जाए और ये बंद भी टूट जाए, ये वाल एक नया बंद यहां बन जाए। 2 बंद टूटे ना, यहां और यहां था, तो ये बंद टूटा और ये बंद 2 टूटे और 2 ही नए बन गए। तो पहले बात ऐसे थी, एसीटोन था। अब बनने के बाद में मैं लिखता हूं CH3 वैसा का वैसा ही बैठा है, और ये कीटोनिक समूह है वैसा का वैसा ही है अभी तक, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या था? अच्छा, वैसा का वैसा ही बना दिया एक बार मैंने। अब क्या हुआ? ये अल्फा हाइड्रोजन था, वो कह रहा है मैं ऑक्सीजन के पास जाकर बैठूंगा, ये बैठ गया, तो ये वाला बंद है, तो इस कार्बन की स्योज्यता कम होगी ना, तो ये वाला बंद, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, 2 तो है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? डबल बंद बन जाएगा। तो ये तो था एसीटोन, और ये क्या बन गया भाई? एसीटोन एक प्रकार का क्या होता है? कीटोन। और इसमें डबल बंद का अनुलग्न क्या होता है? सफिक्स ऑफ डबल बॉन्ड। बोलो, सफिक्स ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बंद का अनुलग्न इन, आइन या एन? एन, इन, आइन। बोलो कौन सा? इन। सिंगल बंद का एन, डबल बंद का इन और ट्रिपल बंद का आइन। सभी जानते हैं, शाबाश, सभी अच्छे विद्यार्थी हैं। तो इसका अनुलग्न क्या हो गया? इन। एल्कोहल का भी जानते होंगे फिर अनुलग्न, एल्कोहल। नाम 1-2 बार बोल कर देखोगे, अपने आप ही बताएगा एल्कोहल की मेरा अनुलग्न क्या है। एल्कोहल, एल्कोहल, ओल, लास्ट में ओल आ रहा है ना, इस प्रकार से। तो एल्कोहल का अनुलग्न क्या है? ओल। तो क्या बन गया? इस कंपाउंड में इन भी है और ओल भी है। कौन कौन है? एक तो इन बैठा है, एक क्या बैठा है? ओल। इन और ओल को जोड़ते हैं, क्या बन गया? ये इनोल। क्या बन गया? ये इनोल। पहले क्या था? कीटोन, अब क्या बन गया? इनोल।
तो कीटोन से कीटो शब्द लें, इन और कीटो किस में बदल रहा है, कीटो किस में बदल रहा है, इन और ओल में बदल रहा है। कीटो किस में बदल रहा है, कीटो इन और ओल में बदल रहा है, इसे क्या कहते हैं, इनोल। तो क्या आइसोमेरिज्म हो जाएगी, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। इस टोटोमेरिज्म का मुख्य एग्जाम्पल, जब एसीटोन में टोटोमेरिज्म पढ़े तो इस प्रकार की टोटोमेरिज्म को क्या कह सकते हैं, कीटो इनोल। कीटो समूह है, इनोल में बदल रहा है, तो इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को अपने कह दिया गया है कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। ध्यान में आया। इसका कंपटीशन एग्जाम में ये कीटो इनोल आइसोमेरिज्म मुख्य रूप से पूछी जाती है एसिटो एसीटोन में और एसिटो एसिटिक एस्टर में। एसिटो एसीटोन में, एसिटो एसीटोन का मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाकर CH3CO, इस समय को आ जाता है एसिटो, और इसको एसीटोन कहा ही है अपने। तो एसिटो एसीटोन में टोटोमेरिज्म कैसे होगी, और इस पर अब की बार तो ये डबल बंद यहां बना था, इसमें डबल बंद यहां बनाना होता है। वो यहाँ क्यों बनाना होता है, क्योंकि ये भी कीटोनिक समूह है, ये भी कीटोनिक समूह है, ये ज्यादा हाइड्रोजन एक्टिव हो जाता है। इसके बारे में अपने टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे तब ज्यादा विस्तार से बताएंगे। इसके बाद में आती है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, यदि कोई रिंग चेन में बदल जाए या फिर चेन रिंग में बदल जाए तो इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को क्या कह देते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म RCI, ये क्या होती है RCI, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखो समझो, CH3CH डबल बंद CH2, ये क्या है भाई, ये है परो मेथेट प्रोप प्लस इन, डबल बंद का अनुलोम क्या है, इन, प्रोप प्लस इन प्रोपीन, ये है भाई प्रोपीन। अब प्रोपीन और ये देखो CH2 CH2 CH2, ये क्या है भाई, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, इसको आप इस प्रकार से भी लिख देते हो साइक्लोप्रोपेन को, साइक्लोप्रोपेन, जहां मोड़ आया वहीं कार्बन छोड़ आया। ये गाना सुना था ना, जहां मोड़ आया कार्बन छोड़ आया, तो प्रत्येक कोने पर कार्बन और कार्बन की संयोजकता 4 है। अब देखो टोटल हाइड्रोजन कितनी है, कार्बन कितने हैं इसमें, देखो 1 2 3, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितनी है 6, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है। तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, C3H6 है कि दो समावी इस प्रकार से हों तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के, ये रिंग है, रिंग का मतलब है चक्कर, रिंग अंगूठी वगैरह पहनते हैं ना आप लोग, तो इसको रिंग कहते हैं। और ये क्या है, सीधी श्रृंखला है, श्रृंखला को क्या कहा जाता है, चेन। तो रिंग चेन, और इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल या केमिकल या दोनों गुणों में भिन्नता हो तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमर, और इस गुण को क्या कहा जाता है, आइसोमेरिज्म। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन भौतिक या रासायनिक गुणों में भिन्नता हो तो एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, और इस गुण को क्या कहा जाता है, समावयवता, आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म समझ में आई क्या, हाँ, एक रिंग बन रही हो यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म,
स्टीरियो आइसोमेरिज्म का अर्थ है त्रिविम समाविता। त्रिविम समाविता। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जब अणु सूत्र भी समान हो, संरचना सूत्र भी समान हो और ज्यामिति भी समान हो। दोबारा सुने, अणु सूत्र भी समान हो, संरचना सूत्र भी समान हो और त्रिविम व्यवस्था समान हो। ज्यामिति भिन्न है तो ज्यामिति समानता हो जाएगी। त्रिविम व्यवस्था का मतलब बंदों के लगने का क्रम वो निश्चित है, लेकिन बंद किधर की साइड में है, बाईं साइड में है, दाईं साइड में है, इस प्रकार से अंतर आ जाए तो ज्यामिति समानता हो जाएगी, लेकिन जुड़ने का क्रम है वो निश्चित होगा। तो क्या होगा त्रिविम समानता में कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र भी समान, त्रिविम व्यवस्था में भिन्नता रखते हों तो एक दूसरे के त्रिविम समावी कहलाते हैं। अणु सूत्र समान, दोबारा ध्यान दें, क्या क्या होना चाहिए, अणु सूत्र समान है, संरचना सूत्र समान है, लेकिन भिन्नता किसमें है, त्रिविम व्यवस्था में। त्रिविम व्यवस्था में भिन्नता हो। त्रिविम व्यवस्था का अर्थ है, जैसे मान लो कि मैं इस प्रकार से, यह हाथ इस प्रकार से है और अब इस प्रकार से हो गई, तो इनकी त्रिविम व्यवस्था क्या होगी, अलग हो गई। अब ये है तो इसकी अब त्रिविम व्यवस्था यानी कि त्रिविमीय विन्यास के अंदर इनको व्यवस्थित होने का तरीका क्या हो गया, बदल गया। तो इस प्रकार से समावी बनेंगे, उनको क्या कहेंगे, त्रिविम समाविता। तो त्रिविम समाविता को फिर आगे दो भागों में बांटा गया है। त्रिविम समाविता को किस भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। सबसे पहला क्या है, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कन्फिगरेशनल में, तो ये कन्फिगरेशनल में वो समावी आते हैं जो सामान्य स्थिति में नॉर्मल पोजीशन में एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते। नॉर्मल पोजीशन में एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते वो कन्फिगरेशनल यानी कि अभिविन्यासीय समावी कहलाते हैं। उनको क्या कहेंगे, अपने कन्फिगरेशनल या अभिविन्यासीय समावी। तो वो सामान्य स्थिति में एक दूसरे परिवर्तित नहीं हो सकते। इनको फिर आगे बांटा गया दो भागों में, एक तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्यामिति में भिन्नता हो, और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब प्रकाशिक गुणों में भिन्नता हो। प्रकाशिक गुणों का मतलब है समतल ध्रुवित प्रकाश को दर्शाने के तरीके में भिन्नता हो, कि समतल ध्रुवित प्रकाश को। सबसे पहले बात करते हैं कन्फिगरेशनल की। कन्फिगरेशनल में वो आएंगे जो सामान्य स्थिति में एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते। तो इसको फिर आगे दो भागों में बांटा गया, ज्यामिति और प्रकाशिक। ज्यामिति या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामिति में भिन्नता होगी। जैसे देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मान लो कोई इस प्रकार का है और इसके CH3 है वो एक तरफ है और H है वो एक तरफ है क्या ये मेथ एथ प्रो ब्यूटेन है या 2 ब्यूटीन कहते हैं, ब्यूटेन या 2 ब्यूटीन है। अब यदि एक जैसे समूह एक और हो तो इनको कहा जाता है सिस कहें या समपक्ष कहें। जब समान ग्रुप एक और हो तो उसको कहा जाता है सिस या समपक्ष। यदि इसका ऐसा हो जाए, इसके सिर को पकड़कर घुमा दिया तो क्या हुआ, CH3 इधर आ गया और H इधर आ गया। अब देखो एक जैसे समय दूर दूर हो गए, दूर दूर, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांस या विपक्ष। दूर दूर हो गए तो क्या कहेंगे, ट्रांस या विपक्ष। तो समपक्ष का मतलब पास पास हो एक जैसे समूह है।
ट्रांस या विपक्ष में क्या होगा, एक जैसे समूह है दूर दूर। पर एक बात ध्यान रखना कि ज्यामितीय समवायता, इस ज्यामितीय समवायता दर्शाने के लिए एक कार्बन पर डबल बंध से जुड़े हुए sp2 संकरित कार्बन पर दो एक जैसे समूह नहीं होने चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही दूसरा होता, यहाँ पर मेथिल है तो दो मेथिल समूह जुड़े होते, तो वो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करते। अब आपको कोई कह दे कि इस प्रकार का कोई है जी, इसके ज्यामितीय समवाय बनाओ, तो एक कार्बन पर दो एक जैसे आ गए, वो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित ही नहीं करता, क्योंकि कोई ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करने के लिए राजी नहीं है ये। तो ज्यामितीय समवायता दर्शाने के लिए पहली कंडीशन है कि sp2 संकरित यानी कि डबल बंध से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उस पर एक जैसे समूह नहीं होने चाहिए। साइक्लो यौगिक हो तो एकल बंध है, एकल बंध भी हो सकता है, एकल बंध हो तो उनका फ्री रोटेशन मुक्त घूर्णन है वो बाधित होना चाहिए। एकल बंध में तो फ्री रोटेशन हो सकता है ना, और फ्री रोटेशन से अपने अगली समवायता पढ़ने वाले हैं। फ्री रोटेशन से जो समवायता होती है वो सैरूपण समवायता होती है। फ्री रोटेशन से जो समवायता होती है इसको समवायता को क्या नाम दिया जाता है, सैरूपण समवायता या कन्फर्मेशनल समवायता। तो जब एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन हो तो उसको क्या कहा जाता है, सैरूपण समवायता। और अपने बात करें ज्यामितीय समवायता की तो एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन बाधित होना चाहिए। जैसे देखो ये साइक्लोप्रोपेन है, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। तो साइक्लोप्रोपेन यहां पर मान लो कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो 2 संयोजकता इस प्रकार से। अब यहाँ पर CH3 दर्शा दूं मैं और यहाँ पर HH दर्शा दूं, तो मेथिल समूह देखो ऊपर है, मिथाइल समूह ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, समान समूह एक और है तो इसको क्या कहेंगे, सिस रूप कहेंगे यानी कि समपक्ष कहेंगे। यदि मामला उल्ट जाए, मामला बदल जाए तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांस रूप कहेंगे। अब मामला बदल गया, मामला वो नहीं रहा, वो बातें अब न रही, वो बातें अब न रही। समान समूह के बीच में दूरी बढ़ गई, तो पहले सिस था, समपक्ष था, अब इसको क्या कहें, ट्रांस कहें, विपक्ष कहें। तो ज्यामितीय समवायता बहुत बड़ा चैप्टर होता है, तो इसको अपने विस्तार से तो बाद में पढ़ेंगे, बस एक बार तो सरफेसली आइडिया बताए कि होती क्या है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समवायता। कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसा कहा जाता है कि प्रकाश होता है ना, उनके कंपन हर संभव दिशा में होते हैं, यानी कि उनके कंपन ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, हर संभव दिशा में कंपन होते हैं। लेकिन इसको कहा जाता है नॉन पोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। इस प्रकाश को आप निकोल प्रिज्म या पोलराइड या परावर्तन, अपवर्तन या किसी भी मेथड से, कई मेथड होते हैं ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के, सामान्य अपने निकोल प्रिज्म या पोलराइड काम में लिया जाता है। तो ये निकोल प्रिज्म या पोलराइड रख दिया, इसमें दो कांच की प्रिज्म को कनाडा बालसम से जोड़ा होता है, आप फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा अध्ययन करते हैं इनका। तो निकोल प्रिज्म या पोलराइड में से गुजार दिया जाए तो अध्रुवित प्रकाश सब कैसे हो जाएंगे, इनके सभी दिशाओं वाले कंपन नहीं रहे, केवल कंपन एक दिशा तक सीमित रह गई, इसको क्या कहेंगे, ध्रुवित प्रकाश। इसको कहेंगे, इसे कहा जाता है PPL। क्या है ये, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, समतल ध्रुवित प्रकाश।
और समतल दूरित प्रकाश को किसी ऐसे पदार्थ में से गुजार दिया जाए, ऐसे मेटेरियल में से गुजार दिया जाए जो प्रकाशिक रूप से सक्रिय है, या अपने ऐसे कहें जो अणु किरेल है। तो किरेल अणु में सामान्यतः किरेल कार्बन पाया जाता है, पर अणु किरेल होने के लिए किरेल कार्बन पाया जाना ही आवश्यक कंडीशन नहीं है। और किरेल कार्बन पाए जाने के बाद में भी हम नहीं कह सकते कि अणु किरेल होगा ही होगा। जैसे टार्टरिक अम्ल का जो रूप है वो किरेल कार्बन होते हुए भी प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय होता है। तो वो अपने एग्जाम्पल आएंगे आगे, तब बताते जाएंगे अपने। तो निकोल प्रिज्म या पोलराइड में से गुजरने से अतिरिक्त प्रकाश दूरित में हो गया, और इसमें से गुजरने के बाद मान लो इसमें कोई किरेल कार्बन वाला बैठा है, यहाँ पर मान लो कोई लैक्टिक अम्ल है, तो इसमें से गुजरा तो हो सकता है कि ये जाना ऐसा चाहिए था, ऐसे मुड़ गया, हो सकता है कि ये क्लॉकवाइज घूम जाए, हो सकता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए। क्लॉकवाइज घूमता है तो इस पदार्थ को कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और यदि ये इस प्रकार से नहीं घूमकर इस प्रकार से समतल दूरी प्रकाश का तल घूम जाता तो इसको कहा जाता, ऐसे पदार्थ को लीवो रोटेटरी, वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। तो क्लॉकवाइज घुमाता है तो ऐसे पदार्थ को कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो ऐसे पदार्थ को कहा जाता है लीवो रोटेटरी। आई बात ध्यान में। तो ये प्रकाशिक समायोजता, प्रकाशिक तो ऐसा इसको विस्तार से तो अपने प्रकाशिक समायोजता में पढ़ेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसी होती है, कौन कौन दर्शाते हैं, कौन कौन नहीं दर्शाते हैं, विशेष कंडीशन क्या होती है, इन सभी का आगे अपने अध्ययन करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके बाद में आती है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, यानी कि सहरूपण समायोजता। तो सहरूपण समायोजता तो बहुत ही सरल और बड़ा ही रोचक। तो सहरूपण समायोजता में तो आपने पढ़े होंगे एक्लिप्स्ड रूप, स्टेगर्ड रूप, एथेन के पढ़े ना। ये इसका जैसे एग्जांपल एथेन है, तो अपने इस प्रकार से आपने पढ़े ये एथेन का सूत्र होता है CH3CH3। ये कार्बन है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, इसको यहां लिख दिया, और ये हाइड्रोजन है, इसको मैंने ऐसे दर्शाया है, और इसके 3 हाइड्रोजन है, मैंने ऐसे दर्शाया। अब यदि इस प्रकार से है, ये कार्बन कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये चतुष्फलकीय ज्यामिति इस प्रकार से होती है। मैं थोड़ी सी आपको चतुष्फलकीय ज्यामिति बनाकर दर्शा रहा हूं। चतुष्फलकीय ज्यामिति इस प्रकार से होती है। तो ये चतुष्फलकीय ज्यामिति, ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है। अब इनको देखो, ये ऊपर वाले हाइड्रोजन को मानो ये है, और ये साइड वाला ये वाला हाइड्रोजन ये है, ये वाला हाइड्रोजन ये है, और इसी प्रकार से ये 3 और लगे हुए हैं अपने। इसी प्रकार से अपने जैसे मान लो एक ये वाला इसके बिल्कुल सामने हो, ऊपर वाला ऊपर वाले के सामने हो, साइड वाला साइड वाले के बिल्कुल सामने हो, इधर वाला इधर वाले के बिल्कुल सामने हो, सामने हो, सामने हो, यानी कि यहाँ पर कार्बन होगा और इसी प्रकार से 3 बंद होंगे और वो बिल्कुल सामने हो। अभी बनाकर दिखाता हूं मैं आपको। आपने बात कर रहे थे एथेन की। एथेन में जैसे इस कार्बन को मान लो ये है और इनके 3 हाइड्रोजन है, वो ये है 3 हाइड्रोजन, ये इसको भी इधर ऐसे बनो, ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने हो, एक दूसरे के बिल्कुल सामने हो तो इस रूप को कहा जाता है घर्षित रूप। कौन सा रूप? घर्षित रूप, इक्लिप्स्ड फॉर्म। और यदि बिल्कुल सामने होता है तो इनके बीच की दूरी, ये इनके बीच की दूरी क्या होती है? कम होती है। कम होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण भी क्या होता है? रिपल्शन कम हो पाता है, जिससे
दोबारा सुने, इनके बीच की दूरी कम होगी तो लड़ाई झगड़ा इनका ज्यादा होगा, यानी कि रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो इनकी स्टेबिलिटी स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। लेकिन एकल बंध के सापेक्ष इस प्रकार से घूम सकते हैं, यानी कि इनका फ्री रोटेशन हो सकता है, कैसे भी घूम सकते हैं, फ्री रोटेशन पाया जाता है इनमें। तो फ्री रोटेशन पाया जाएगा तो इनके बीच में अधिकतम दूरी कब हो सकती है, यदि इनको 60 डिग्री कोण पर घुमा दिया जाए तो इस प्रकार की कंडीशन आ जाएगी। इस प्रकार की कंडीशन आ जाएगी तो इस रूप को कहा जाता है स्टेगर्ड फॉर्म। तो अब देखो, बिल्कुल ऊपर वाले के बिल्कुल सामने नहीं है, क्योंकि ये 60 डिग्री के कोण पर घूम चुका है, इनके बीच की दूरी अधिकतम हो चुकी है। बीच की दूरी अधिकतम हो चुकी है तो प्रतिकर्षण कम हो चुका है, और प्रतिकर्षण कम हो चुका है, लड़ाई झगड़ा कम हो चुका है, तो स्थायित्व बढ़ चुका है। तो इक्लिप्स्ड फॉर्म, घर्षित रूप, सबसे कम स्थायी। घर्षित समझ गए ना, रोग घर्षित ये कम होते हैं, कम स्थायी होते हैं। रोग घर्षित, कोई नशे से घर्षित हो जाता है, कोई एथिल अल्कोहल से घर्षित हो जाता है, इनका स्थायित्व कम हो जाता है। और जो घर्षित नहीं है, इनसे अधिकतम दूरी बनाकर रखता है, वो स्टेगर्ड होता है, उनका स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है। और तो समझ में आ गया होगा कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। तो सांतरित फॉर्म, तो ये बिल्कुल सामने हो तो इसको कहा जाता है इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है वो मोर स्टेबल, लेस स्टेबल होता है, कम स्थायी होता है। ये बहुत ही कम स्थायी होता है, क्योंकि ये इनके बीच की दूरी कम होती है, प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, स्थायित्व कम हो जाता है। यदि ऐसा हो जाए कि मान लो कि ये वाला तो वैसा का वैसा रहे, लेकिन जो इधर वाला था वो घूम गया, कितने डिग्री कोण पर घूमा, 60 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसको कहा जाता है स्टेगर्ड फॉर्म। कैसी फॉर्म है ये, स्टेगर्ड फॉर्म। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये दोनों ही सूत्र किसने दिए थे, अब देखो, अपने कई बार जब छोटे बच्चे थे तो इस प्रकार से घोड़ा बनाते थे ना, कि ऐसे बनाया घोड़ा, हॉर्स ऐसे बनाते थे ना, घोड़ा यहाँ पर बिठा देते थे, कई बार गोगा जी का घोड़ा बनाते थे। तो ये घोड़े जैसा है, हॉर्स जैसा है। ये सूत्र भी साहॉर्स के दिए हुए हैं। किसके दिए, साहॉर्स। घोड़ा देखा, साहॉर्स, सोहॉर्स सूत्र बोलते हैं इनको, सोहॉर्स सूत्र, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक था सोहॉर्स। ये घोड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं था, सोहॉर्स नाम का एक वैज्ञानिक था और इसने ये सूत्र दिए थे। तो ये समावेता है, अपने समावेता के प्रकारों की बात की अपने, और इसको अब अपने एक एक समावेता को विस्तार से अपने देखेंगे और इनसे संबंधित प्रॉब्लम है वो सोल्व करेंगे। धन्यवाद। कृपया ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी को फायदा हो सके और आपके व्यू की संख्या देखकर हमें भी आनंद की अनुभूति हो सके। धन्यवाद। राधा स्वामी।